और सफ़र खामोशी के साथ तय होने लगा। हम करीब आ गए हैं। एक तवील खामोशी के बाद ड्राइवर ने मुझे आगाह किया, जहाँ गाड़ी रुकवानी हूँ मुझे बता देना। ड्राइवर का वो ऐलान सुनते ही मैं अपनी जगह पर संभल कर बैठ गया और अपनी नजरें तेजी से पीछे दौड़ाते हुए मनाजर पर मरकूज करती। पिछली बार असद मेरे साथ था। आपस की बातों में मैंने रास्ते पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे गुमान भी नहीं था कि दूसरी बार मुझे तन्हा इधर आना होगा। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर देखता रहा। मेरे लिए सब कुछ अजनबी था। यकायक ड्राइवर ने टैक्सी के ब्रेक लगाए और इसे सड़क के किनारे रोक दिया। मुझे सामने ही सेलर्स बार का नुमाया साइन बोर्ड नजर आया, जो इस वक्त रोशन नहीं था। तुम यहाँ बिल्कुल नए मालूम होते हो, ड्राइवर ने किराया वसूल करते हुए हंस कर कहा। यह कोई अच्छा इलाका नहीं है, जरा अपनी जेब से होशियार रहना। यहाँ ठग भी घूमते रहते हैं, जो नवादरात के नाम पर बेवकत नकली चीजें लोगों को बेच देते हैं। मुफ्त मशवरों का शुक्रिया, मैं यहाँ इतना नया भी नहीं हूँ। मुझे बार से जरा आगे जाना है। ये कहकर मैं टैक्सी से उतर गया। मेरा अंदाजा था कि सेलर्स बार की अकबी गली से दोनों समतों में बाहर निकलने का रास्ता होगा। मैंने बार के बंद दरवाजे पर एक सरसरी निगाह डाली और बेफिक्री से आगे चल दिया। पिछली गली इस वक्त भी तकरीबन सुनसान पड़ी हुई थी। रास्ते में दो बच्चे अपनी साइकिल की उतरी हुई चेन चढ़ाने में मसरूफ नजर आए। मैं मुस्कुराकर इनकी तरफ देखता हुआ आगे निकल गया। वहां बने हुए मकानात का सामने का हिस्सा बहुत सजा बना हुआ था। दुकानों की आराइश की बात ही क्या थी। दिन की रोशनी में इस गली में घुसने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि किसी वाज़े निशानी के बगैर पीछे से किसी मकान या दुकान का पहचानना तकरीबन नामुमकिन था। पीछे सर इमारत अपने मकीनों की गफलत का शिकवा करती हुई नजर आ रही थी। मैं रात के अंधेरे में सेलर्स बार के पीछे से निकला था। दिल ही दिल में डर रहा था कि इस गली से सेलर्स बार की इमारत को पहचानना मुश्किल ना हो जाए। मैंने इरादा कर लिया था कि किसी दुश्वारी की सूरत में सामने जाकर सिरे से इमारत गिनूंगा और फिर पीछे आकर इस गिनती के सहारे डान के दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा। गनीमत हुआ कि वो नौबत नहीं आई। सेलर्स बार का स्याह चौबी दरवाजा इस गली में सबसे नुमाया था। मैंने इत्मीनान का सांस लेकर चौखट पर लगा हुआ घंटी का बटन दबा दिया। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। दरवाजा खुल गया। मेरे सामने चुस्त फूलदार कपड़ों में मलबूस एक धान पान सी लड़की खड़ी हुई थी। पिछली रात वो नीली वर्दी पहने बार की मेजें वगैरह दुरुस्त करती फिर रही थी। मेरा नाम अली है, मैं डान से मिलने आया हूं, मैंने कहा। ठहरो, मैं पूछती हूँ। मुझे जवाब देकर लड़की दरवाजा बंद कर रही थी कि अंदर से या शायद ऊपर से डान की तबंग आवाज आई। वो अपनी जुबान में लड़की से कुछ पूछ रहा था। इन दोनों में चंद फिक्रों का तबादला हुआ। दरवाजा बंद होने से पहले ही खुल गया। लड़की ने राह दी और मैं अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा बंद होते ही सेलर्स बार की अकबी राहदारी में रात जैसा नीम अंधेरा फैल गया। ऊपर आ जाओ, डान की आवाज सुनाई दी और मैं 24 सीनों पर बढ़ गया। लड़की नीचे रह गई। डान ऊपर का दरवाजा खोले मेरा मुंतजिर था। इस वक्त वो कमीज और जीन्स के बजाय सफेद सिल्क के पाजामे और गाउन में मलबूस था। डान ने पुरतबाक अंदाज में मुझसे हाथ मिलाकर मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे वो इज्जत मिल रही थी जिसका मैं तलबगार था। डान दोस्ताना अंदाज में मुझे अपने साथ लेकर अपने रहायशी हाल में दाखिल हुआ तो वहां उसके चारों चेलों में से कोई मौजूद नहीं था। मुझे इनके ना होने के बारे में तजस्सुस जरूर हुआ, मगर मैं खामोश रहा। कोई गैर मुतलका सवाल करके मैं डान को नाराज नहीं कर सकता था। तुम हिल्टन में ठहरे हुए हो? डान ने अपनी मसैरी पर बैठकर पहला सवाल किया। मेरे कान खड़े हो गए। डान इतना सीधा और बेज़रर नहीं था जितना मुझे नजर आ रहा था। मैंने अपना सर उस बात में हिला दिया। छोटा राजन से लड़ने के लिए आए हो तो अपनी खूबसूरत बीवी को अपने साथ क्यों नहीं लाए? डान ने दूसरा सवाल करके अपनी बाखबरी का मुरब्बियाना इजहार किया। बीवी होने के साथ वो मेरी दस्ते रास्त भी है। मार्शल आर्ट जानती है। लड़ने पर आ जाए तो जानदार मर्दों के चक्के छुड़ा देती है। गुड। डान ने तुसीफी अंदाज में सर हिलाया। आज तुम्हारा साथी कहाँ है? डान मुझसे इस तरह सवालात कर रहा था जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहा हो। मैं फौरी तौर पर उसके आखिरी सवाल का जवाब नहीं दे सका। वह मुझसे जिस अंदाज में पूछगछ कर रहा था, इससे जाहिर हो रहा था कि पिछली रात सेलर्स बार से वापसी पर हमारा ताक़ुब किया गया था। हमारा पीछा करने वाले के लिए होटल के रिकॉर्ड से यह जानना दुश्वार नहीं था कि मैं होटल के किस कमरे और किसके साथ ठहरा हुआ हूँ। मुझे तशवीश ये थी कि कहीं बाद में असद का भी पीछा न किया गया हो। मैं इस नज़रिए पर पहुंचा कि असद की पेशानी पर उसके महकमे का नाम दर्ज नहीं था। वो बैंकॉक में वाकई एक दफ्तर चला रहा था। मुझे उसके बारे में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने लम्हा पर तवक्कुफ के बाद कहा, वो नौकरी पर गया हुआ है। यह बताओ कि तुम क्या प्लान लाए हो? डान मजीद कुछ सवाल करने की बजाय असल मौजू की तरफ आ गया। मैंने असद का दिया हुआ कागज अपनी जेब से निकाला और अपनी जगह से उठकर डान को पेश कर दिया। उसने कागज की तहरीर पर एक नजर डालकर पूछा, इनका क्या करोगे? ये सब मसरूफ तफरीही मकामात हैं और राजन की मलकियत है। मैं इन 5 ठिकानों पर सुबह सवेरे बम्बों के धमाके कराना चाहता हूँ ताकि कोई जानी नुकसान न हो और राजन को पैगाम मिल जाए कि वो मैदान में अकेला नहीं है। नीचे वाली लड़की एक ट्रे में चाय की 2 प्यालियां ले आई। प्यालियां हम दोनों के सामने रखकर वह लौट गई तो डान बोला,
इनके अलावा बैंकॉक में छोटा राजन का एक घर है और एक दफ्तर। इन दोनों जगहों पर किसी का घुसना नामुमकिन है। मैं कोशिश करूंगा कि उसे इसके घर में घुस कर मारा जाए। यह ख्याल अपने दिल से निकाल दो। रफ्ता रफ्ता वो भी डॉन बनता जा रहा है। इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो अपने ठिकानों से दूर काबू में आएगा। तो मुझे आदमी और सामान दे दो, बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगा। तुम बहुत बड़े दावे कर रहे हो। डॉन की आवाज शर्तों की। याद रखो कि तुम एक बहुत बड़े काम में हाथ डाल रहे हो। इसे अधूरा छोड़कर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार कर खाल में भुस भरवा दूंगा। वो नहीं या फिर मैं नहीं, यही मेरा मिशन है। चाउफान बहुत तलेर और ज़हीन आदमी है। डॉन ने अपने तकिए के नीचे से एक कागज निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बहुत रवानी से अंग्रेजी बोलता है। आज के बाद तुम सेलर्स बार का रुख नहीं करोगे। तुम्हारा राब्ता चाउफान से रहेगा। कागज पर इसका फोन नंबर लिखा हुआ है। चाहो तो इससे आज ही मिल सकते हो। वो तुम्हें अली के नाम से पहचान लेगा। कल तुमने मेरे लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, आज पाबंदी क्यों लगा रहे हो? मैंने कागज पर चाव का नाम और फोन नंबर पढ़कर कहा, यह सजा नहीं, एहतियात है। मैं अब लड़ाई भिड़ाई से दूर हो चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि झगड़े में मेरा नाम लिया जाए। तुम्हारी जुबान से छोटा राजन को मारने का जिक्र सुना तो पुराना जख्म ताज़ा हो गया। तुम्हारे बाजुओं का दमखम देखकर मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है। चाहो से मेरा फोन पर राब्ता रहेगा? मैंने पूछा। यह तुम दोनों की मर्जी और सहूलत पर मुनहसर है, डॉन ने हाथ उठाकर कहा। चाउफान तुम्हें आदमी से हथियारों तक हर चीज फराहम करेगा। हो सके तो अपनी औरत को इन चक्रों से दूर रखना। छोटा राजन दिल के साथ निगाहों का भी गंदा है। मेरे पास डॉन के इस मशवरे का जवाब नहीं था। मैं सर हिला कर रह गया। डॉन ने मुख्तसर अल्फाज में तरीकाकार बता दिया था। मुझे एक मरतबा फिर ख्याल आया कि डॉन से इसके चारों आदमियों के बारे में कुछ पूछूं कि कहीं इनमें से किसी का नाम तो चाव नहीं था, मगर मैंने वो इरादा उसी लम्हे तर्क कर दिया। डॉन के बयान के मुताबिक चाव रवानी से अंग्रेजी बोल सकता था, जबकि पिछली रात वहां नजर आने वाले चारों चवारी सिर्फ मकामी जुबान जानते थे। मैं तुम्हें एक बार फिर बता रहा हूं कि बेगुनाहों का ख्याल रखना, वो न मारे जाएं। इसी वजह से मैं सुबह सवेरे धमाकों के बारे में सोच रहा हूं। इस वक्त तक सारी तफरीकाएं वीरान हो चुकी होंगी। सुबह का वक्त इसलिए चुना है तो इसे और आगे बढ़ा दूं। ऐसी घटिया जगहों पर आने वाले लोग भी घटिया होते हैं। दुत होकर गिरते हैं तो सारी रात इसी आलम में गुजार देते हैं। सूरज तुलू होने से पहले कोई ठिकाना खाली नहीं होता। कहीं न कहीं कोई मुर्दा पड़ा हुआ होता है। यह सामने की बात थी कि वो किसी लाश का जिक्र नहीं कर रहा था। अजराह तहकीर मदहोशों को मुर्दा करार दे रहा था। मैं किसी न किसी बहाने से वहां मजीद वक्त गुजारना चाह रहा था। डॉन के साथ बैठकर मुझे आफियत का अजीब सा एहसास हो रहा था, मगर इसने अपनी जगह छोड़ी तो मुझे भी उठना पड़ गया। बस एक बात और पूछना चाहता हूँ, मैंने उठकर कहा। डॉन की नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गई। वह मेरे सवाल का मुंतजिर था। मैंने अपनी बात जारी रखी। मेरे आने पर पाबंदी है। मैं तुमको फोन तो कर सकता हूँ ना? जरूरत पड़ जाए तो फोन कर सकते हो। डॉन ने मुझे राहत दी थी। इसने ऊपर के दरवाजे से मुझे रुखसत कर दिया। हमारी आवाज़ें सुनकर शराब खाने की मुलाजमा निचले दरवाजे पर आ गई थी। नीचे उतरकर मैंने उसके सरापा पर मुस्कुराती हुई नजरें डाली और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैं वापस होटल पहुंचा तो गजाला कमरे में नहीं थी। काउंटर से चाबी लेकर मैं ऊपर पहुंचा तो वहां एक रुक्का मेरा मुंतजिर था। वो कुछ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी। मैं जूते उतार कर बिस्तर पर दराज हो गया। मेरे शनासाओं में सिर्फ जलाल ऐसा था जिसे पूरी बात बता दी गई थी। वीरा को बरीफ करने की जरूरत नहीं थी। मुझे अव्वल खान का ख्याल आया। बैंकॉक आने के बाद उससे सिरे से मेरी बात नहीं हुई थी। इसके जरिए मुझे सलमा और जहांगीर की खैरियत भी मिल सकती थी। इन दिनों वह स्टेशन 4 के मेहमान थे। अव्वल खान हम लोगों की खैरख्वाही में हमेशा पेश रहा था। मुझे तवक्का थी कि जलाल ने उसे मेरे और गजाला के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। इसकी खातिरदारी के लिए मुझे जल्द अज जल्द इससे बात करने की जरूरत थी। जलाल को डॉन बर्नार्ड से मुलाकात तक का अहवाल बताया गया था। मैंने सोचा कि पहले चाउफान से बात कर लूं ताकि अव्वल खान को कुछ इजाफी मालूमात भी फराहम कर सकूं। फोन पर पहले किसी मकामी के अहलू की आवाज़ सुनाई थी। मैंने चाउफान का नाम लिया तो वो कोई नामानूस लफ्ज कहकर गायब हो गया। इस कॉल के लिए मैंने होटल का फोन इस्तेमाल किया था। क्रैडल दबाने पर लाइन मुनकता नहीं हुई। मैं रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा। दूसरी तरफ मुकम्मल सन्नाटे का राज था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे फोन के आसपास कोई जीर रूह मौजूद ना हो। तवील इंतजार के बाद हेलो की आवाज़ आई। मैंने ताज तलब अंदाज में सिर्फ चाउफान का नाम दोहराया। वो मेरे लहजे से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका। उस अपनी जुबान में कुछ कहा जो मेरे पल्ले नहीं पड़ सका। मैं सिर्फ अंग्रेजी जानता हूँ। मैंने मुखातिब को अपनी मजबूरी से आगाह किया। ओह, मुझे अंदाज़ा नहीं था मैं चाव बोल रहा हूँ। इस बार उसने अंग्रेजी में जवाब दिया। उसकी गुफ्तगू में रवानी थी लेकिन वो गलत सलत जुबान बोल रहा था। मैं अली हूँ। मैंने अपना तारुफ कराया। तुम्हारी आवाज़ सुनकर खुशी हुई। मैं तुम्हारी कॉल का मुंतजिर था। इसकी आवाज़ से खुशी फूटी पड़ रही थी। मेरे लिए क्या हुक्म है मास्टर? उसका दिया हुआ खुद साख्ता खिताब आबरूमंदाना था। फ़ोन पर ज़्यादा बात करने से गुरेज करते हुए मैंने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
मैं अभी आ जाता हूँ। वो मुझसे मिलने पर तुला बैठा था। तुम्हें मालूम है कि मैं कहाँ हूँ? मैंने हल्की सी नागवारी से पूछा। यस मास्टर, रूम 410 हिल्टन बैंकॉक। उसकी जुबान से अपने कमरे का नंबर सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे बारे में जुमला मालूमात डॉन और उसके साथियों में फैल चुकी थी। आ जाओ, नाबी से फोन करके अपना नाम बता देना। ओके मास्टर, ये याद रखना कि शनाख्त के लिए मेरा नाम सिर्फ चाव होगा। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हम किसी पार्क में बैठेंगे। मैंने फोन बंद कर दिया। यह अच्छा था कि उसने खुद ही पार्क में बैठने की तजवीज़ पेश कर दी थी। आवाज़ और लबल लहजे से वो मुझे पसंदीदा आदमी नहीं लगा था। वो आता तो मैं उसे अपने कमरे में हरगिज़ न बिठाता। फजाला गायब थी, चाहो आने वाला था। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पर अव्वल खान के दफ्तर का नंबर मिला लिया। मेरी खुशकिस्मती से वो अपने दफ्तर में मौजूद था। मेरी आवाज़ सुनकर उसने अपनी बेपाया खुशी का इजहार किया। इधर उधर की बातों के बाद उसने बताया कि जहांगीर स्टेशन 4 के आरामदेह कमरे में पड़ा पड़ा घबरा गया था और अपने घर जाने के लिए जोर लगा रहा था। मेरे दानिश में खतरात टल चुके थे। कल रात सोबरा यहाँ आ गया है। वो जिद कर रहा है तो उसे घर जाने दो। मैंने कहा, तुम वहाँ भी चैन से नहीं बैठे, उसी के खोज में लगे हुए हो? यहाँ बाखबर रहना मेरी मजबूरी है। राजन भी मेरी निगाहों में आने वाला है। इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दो, 1-2 हफ्तों के लिए आराम करो। उसने अपने आइये से मशवरा दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम यहाँ से बर वक्त निकल गए। तुम्हारे दुश्मनों ने एक बार फिर इश्तिहारबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया है। मुझे मालूम है कि कल फ़ोन पर रोमिंग खुलने के बाद 2 मरतबा जलाल का फ़ोन आया था। उसे पता चला कि तुमने अपना फ़ोन फ़िरा को दे दिया था। अब तुम्हारा नया नंबर क्या है? अव्वल खान ने अपना नया मोबाइल नंबर नोट करा दिया। इसके पास वही खबरें थी जो मुझे जलाल से मालूम हो चुकी थी। इनमें कोई नई बात न होने के बावजूद मैं इसके तबसरों में गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा करता रहा। दुरानी गुफ्तगू इसका भी सारा जोर इसी नुक्ते पर था जिसका जिक्र जलाल कर चुका था। मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था। उजलत में दुश्मनों का पीछा करने की बजाय मुझे कुछ दिनों के लिए खामोश होकर बैठ जाना चाहिए था। वो कराची में बैठकर मुझे कुछ करने या ना करने पर मजबूर नहीं कर सकता था। इसके खलूस के बिना पर मैं इसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। फिर बात खत्म हो गई। ठीक 10 मिनट पूरे होने पर चाव के काल आ गई। वो काबिल रश का हद तक वक्त का पाबंद था। मैं कमरा मुकफ्फिल करके नीचे पहुंच गया। वो लिफ्ट से ज़रा दूर मेरा इंतज़ार कर रहा था। थाई फैशन के मुताबिक उसके बदन पर आधी आस्तीनों वाली बुश शर्ट और जीन्स नजर आ रही थी। इसके कुशादा शानों पर लंबे लंबे मोटे मोटे बाल भले लग रहे थे। मजमूई तौर पर वो घुटे हुए जिस्म वाला एक सेहतमंद शख्स था। इसने मेरे करीब आकर अपना निस्फ नाम बताया। मैंने अली कहा और अंदाजे की किसी गलती के बगैर बाहमी शनाख्त का वो मरहला तय हो गया। मास्टर, मेरे साथ आओ। उसे दोनों हाथों से होटल के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा और मैं उसके साथ हो लिया। रास्ते में मैंने कमरे की चाबी काउंटर पर छोड़ दी। फोन पर बात करते हुए उसके बारे में पैदा होने वाली नापसंदीदगी उससे बिलमुशाफा मुलाकात के बाद दूर हो गई थी। अपने मुशरे से वो मिलनसार और वफादार नजर आ रहा था। होटल के पोर्च में उसकी काली अकार्ड एक किनारे से लगी खड़ी थी। मुझे खुशी हुई कि बैंकॉक का कोई टटपुंजिया बदमाश नहीं था। डैनी सहने का ढंग जानता था। होटल से निकलकर उसकी गाड़ी तक आते हुए मैंने महसूस किया कि बाहर का मौसम गर्म होना शुरू हो गया था। गाड़ी ठंडी थी। उसकी हरकत में आते ही चाव ने एयर कंडीशनर चला दिया था। किसी पार्क में बैठने की बजाय हम गाड़ी में बात कर सकते हैं। गाड़ी किसी वीरान सड़क पर ले लो। होटल के हदूद से निकल आने पर मैंने कहा, मास्टर, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। आज वाकई गर्मी है। उसने मेरी तायद की। फिर कहा, तुम आज 5 गमलों में फूल खिलाना चाहते हो। इसकी वो पहेली मेरे सर से गुजर गई। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सका। मास्टर, ये बैंकॉक है। यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। 5 गमले राजन के हैं, 3 क्लब और 2 कैसीनो। बम फटता है तो बाहर बारूद का फूल बनता है। फोन पर हम इन इशारों में बात करेंगे और कभी डान का नाम नहीं लेंगे। मास्टर, मैं हूं और हदायत तुम दे रहे हो। मैंने मजाक में कहा। इसने स्टीयरिंग छोड़कर दोनों हाथों से अपने गाल छुए और जल्दी से दोबारा स्टीयरिंग थाम कर बोला, मास्टर, ये मशवरा है। मेरी ये हिम्मत नहीं कि तुमको हदायत दे सकूं। मैं तुम्हारा बेदाम गुलाम हूं। जो कहोगे वही करूंगा। तुम्हें सब कुछ बता दिया गया है। मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं रही। तुम्हारा क्या इरादा है? ये काम आज हो जाएगा? मैंने कहा, भाग दौड़ की जाए तो काम आज भी हो सकता है। अच्छा ये होगा कि मुझे कल तक की छूट दे दो। हर काम सुकून से हो जाएगा। आज मेरे आदमी इन ठिकानों को देख लेंगे। कल रात कमलों में बीज डाल दिए जाएंगे। परसों सुबह वहां फूल खिल उठेंगे। वो किसी जोश या हिजान के बगैर कह रहा था, बस एक गड़बड़ है। 4 गमलों की तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ। 5वें को छोड़ दो। वहां बड़े गेम होते हैं। चप्पे चप्पे पर मुहाफिज होते हैं। इनकी आंख बचाकर कुछ करना मुश्किल है। गोल्डन ड्रैगन की बात कर रहे हो? मैंने पूछा। तुमको हर बात मालूम है। उसे मेरी लिस्ट से निकाल दो। तुम्हारे लिए मुश्किल है तो इसे मैं खुद देख लूंगा। मास्टर, जो काम मेरे लिए मुश्किल है वो तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा। उसने मुझे समझाने की कोशिश करते हुए जोर देकर कहा,
सब हल्की कुव्वत के आतिशगीर बम होंगे ताकि इनके पटने से ज्यादा तबाही ना हो। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करके कहा, हर जगह एक बम रखा जाएगा, 2 टाइम बम मुझे दे दो। गोल्डन ड्रैगन के लिए? उसने बेबसी से पूछा। हाँ, मेरा बस चले तो मैं व्हाइट हाक को भी ना छोड़ूं। शहर के हर ठिकाने पर कुछ न कुछ होना जरूरी है। ये मेरी अना का मसला है, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। बाकी 4 ठिकानों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जो कहा है वो होना चाहिए। और वक्त के लिए क्या कहते हो? उसने बेजान आवाज में सवाल किया। आज का दिन ले लो और इस वक्त मुझे दूर से गोल्डन ड्रैगन दिखा दो। वो मुंह से कुछ नहीं बोला, सर हिला कर रह गया। गोल्डन ड्रैगन के बारे में उसने मुझसे बहस करने की कोशिश नहीं की थी। वो मेरे साथ इस तरह पेश आ रहा था जैसे मैं वाकई उसका आका हूं। टाइम बम मुझे कब मिलेंगे? कुछ देर बाद मैंने सकूत तोड़ा। अपनी सीट के नीचे हाथ डालकर कैनवस का थैला निकाल दो। इसमें 2 पाउंड बारूदी ताकत वाले 5 टाइम बम मौजूद हैं। उसने सड़क से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया। मेरे बदन में भी इत्याद सनसनी की लहर तोड़ गई। यह ख्याल रूह फरसा था कि मैं एक अजनबी के साथ बारूद के ठेर पर बैठा हुआ था। हथियार और गोला बारूद मेरे लिए नए नहीं थे। अव्वल खान की गाड़ी में हर वक्त ऐसे 20 शोबते पड़े रहते थे और मैं बेफिक्र होकर इसके साथ सफर करता था। मगर चाऊफान अव्वल खान से बहुत मुख्तलिफ था। मुझे अंदाजा नहीं था कि बारूदी बमों के बारे में इसे कितनी मालूमात हासिल थी। तुम इतनी गैर जिम्मेदारी से टाइम बम अपने साथ लेकर घूम रहे हो? मैंने तुर्शी से कहा। मास्टर, सबके टाइम्स ऑफ हैं, वो खुद से ऑन नहीं हो सकते। उसे मुदाफाना लहजे में वजाहत की। मैं तैयारी के साथ 5 टाइम बम लेकर निकला था। अगर तुम एक दिन की मोहलत देने पर राजी न होते तो मुझे इसी वक्त से काम शुरू करना होता। बम अपने आदमियों के हवाले करके इन्हें ब्रीफ करना होता। इनके टाइम्स सिर्फ 12 घंटे के हैं। सुबह के धमाके के लिए इन्हें रात के ऑन करना जरूरी है। कोई आदमी वक्त से पहले टाइमर ऑन कर दे तो खुद धमाके से उड़ सकता है। ये बातें मुझे मालूम है, इन्हें दोहराने की जरूरत नहीं। मैंने उसकी बात काट कर उसे खामोश कर दिया। सीट के नीचे हाथ डालकर मैंने वजनी थैला निकाला। पायदान में इसकी जिप खोली और स्याह प्लास्टिक की एक वजनी टिबिया बाहर निकाल दी। वो खासे कीमती बम थे। इनके पिछले हिस्से पर गोल और शफाफ प्लास्टिक के नीचे सुर्ख और स्याह रंग की 2 घंटियां लगी हुई थी। स्याह बटन वक्त के तयन के लिए था, सुर्ख बटन से टाइमर को ऑन किया जा सकता था। इस बम को सुबह 11 बजे सेट करने के लिए जरूरी था कि स्याह बटन से 12 घंटे का वक्त मुकर्रर करके सुर्ख बटन रात के 11 बजे के बाद ऑन किया जाए। मुहिम की मखसूस नौयत की वजह से कम मुद्दत के टाइमर वाले सस्ते बम किसी मसरफ के ना होते। मैंने चाव के थैले से एक और डिबिया निकाल कर अपनी गोद में रखी और थैला बंद करके वापस सीट के नीचे सरका दिया। ये दोनों टाइम बम तुम इसी तरह ले जाओगे? चाव ने हरासा होकर पूछा। कोई थैला है तो दे दो, वरना ऐसे भी ले जा सकता हूँ। मैंने उसे मरूब करने के लिए बेपरवाही से जवाब दिया। उसने अपनी सिमत के दरवाजे की जेब से गाड़ी साफ करने वाला बड़ा सा कपड़ा निकाल कर जल्दी से मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं दोनों बमों को एहतियात के साथ कपड़े में लपेट कर अपने कदमों में रख लिया। मास्टर, मेरी बात मान लो, गोल्डन ड्रैगन को फिलहाल भूल जाओ। कुछ देर के बोझल सकूत के बाद चाव ने फिक्रमंदाना आवाज में कहा, मुझे यूं लग रहा है जैसे ये काम अपने हाथ में लेकर तो मेरे साथ पुश्तों पर लानत मुलामत कर रहे हो। मैं डरपोक नहीं हूं। बामौजूद खतरात ने मेरा हौसला पस्त किया है। वहां एक आदमी पकड़ा गया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तुम इस बारे में खामोश रहो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं नरमी से जवाब दिया। मुझे खुदकुशी का शौक नहीं है। बहुत ज्यादा खतरा नजर आया तो मैं खामोशी से लौट आऊंगा। वो खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्रमंदी की अलामात वाज़ेह थी।